भाई इधर देख लीजिए, फंडामेंटल राइट चल रहा था हमारा, जिसमें हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन तक पढ़ाई कर ली थी, समझ लिया था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन क्या होता है। अब उससे आगे बात करेंगे। अगला पांचवा हमारा फंडामेंटल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 29 क्या बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब माइनॉरिटीज क्या होती हैं? माइनॉरिटीज यानी ऐसी कम्युनिटीज जो नंबर्स में कम है, यानी मुस्लिम, जैन, सिख, पारसी, हिंदुओं को छोड़कर जितनी भी रिलीजन है इंडिया में, वो सभी क्या है? माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी मतलब नंबर्स में कम है, ठीक है ना। अगर हिंदुओं के कंपैरिजन में देखें तो उनका जो नंबर है वो काफी कम है, ठीक है ना। हाँ बहुत है, लेकिन हिंदुओं के कंपैरिजन में वो जो नंबर है वो काफी कम है। तो हिंदुओं के कंपैरिजन में जितनी भी कम्युनिटी है इंडिया में वो काफी कम है, तो वो सभी क्या कहलाती हैं? माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी वर्ड का ही मतलब होता है जो नंबर्स में कम हो। क्लियर है? तो जितनी भी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटीज कहलाती हैं। तो वो जो माइनॉरिटीज हैं, जो ऐसी कम्युनिटीज हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इंटरेस्ट मतलब उनका जो रिलीजियन है, जो कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई उस पर हमला ना हो। हमला का मतलब समझ रहे हो ना, कि उनके रिलीजियस इवेंट को ना होने देना। वो तो हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आ ही गया, लेकिन उसको और अलग से प्रोटेक्ट किया है यहाँ पर आर्टिकल 29 में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंडर में, कि यानी कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्लियर है? ये उनका फंडामेंटल राइट है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 30 की। आर्टिकल 30 क्या बात करता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो अपने लेवल से अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर सकती हैं, खोल सकती हैं, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती हैं। यानी अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकती हैं और उनको चला सकती हैं। ये उनका फंडामेंटल राइट है। क्लियर है इतनी बात? ये कहता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब बात करेंगे हम अपने अगले राइट की, छठे फंडामेंटल राइट की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब बात करते हैं हम अपने अपने अगले फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसकी बात कहाँ होती है? आर्टिकल 32 में। क्या होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? अगर मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता दूं तो मैं तुमको कई बार बता चुका हूँ, एक ऐसा फंडामेंटल राइट जो हमारे बचे हुए, जो अब तक तुमने पांचों फंडामेंटल राइट पढ़े हैं, उनका वायोलेशन होने पर हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करता है। कौन करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये कहता है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, जो अभी तक आपने 5 फंडामेंटल राइट पढ़े, उनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, तो आप उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कौन बात करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। क्लियर है इतनी बात? अब इसमें ये दो तरीके से बात करता है। दो तरीके से बात क्या कहता है? दो कहता है। आर्टिकल 32 जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करता है, और एक ऐसे ही आर्टिकल 226 होता है जो हाई कोर्ट जाने की बात करता है। तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होने की कंडीशन में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है ना, कहीं भी जा सकते हैं। अब जाने पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ये 5 रिट्स होती हैं, अभी मैं समझाऊंगा क्या होती हैं। ये 5 रिट्स में से कोई भी रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट जाते हैं तो वो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग कोई भी रिट जारी कर सकता है। अब ये रिट किस कंडीशन में जारी करी जाती है? यानी कि हमारा कोई ना कोई फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होगा, जिस तरीके के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा होता है उसी टाइप की रिट जारी की जाती है। समझो वाला इन रिट्स में क्या क्या बात होती है। सबसे पहली रिट है हेबियस कॉर्पस। क्या है? हेबियस कॉर्पस। ये हेबियस कॉर्पस क्या बात करती है? यानी कि किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है, जब उसको डिटेन किया जाता है, कैद में लिया जाता है, तो उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा। ये आदेश कौन दे सकती है? कोर्ट दे सकती है। यानी हमारा कोई ऐसा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है कि हमको कैद में रखा गया है और गिरफ्तार कर लिया गया और हमको कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है और हमें कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है। जो बात मैंने तुम्हें कहाँ बताई थी? आर्टिकल किसमें हुई थी? 22 में। आर्टिकल 22 में बताई थी, राइट टू फ्रीडम में ये बात होती है। क्या कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने पेश करना होगा और हमें हमें लीगल सपोर्ट लेने से भी नहीं रोका जा सकता। ये आर्टिकल 22 बात करता था। तो वैसी ही बात करती है हेबियस कॉर्पस उसी कंडीशन की, कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट 24 घंटे होने के बाद भी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया, ऐसी कोई कंडीशन है,
ठीक है ना, या उसे लीगल सपोर्ट नहीं दी जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट जो है वो कौन सी रिट जारी करेगी, हेबियस कॉर्पस। और हेबियस कॉर्पस रिट के अकॉर्डिंग वो आदेश जारी करेगी, और जो जिस व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है कि उसे 24 घंटे के होने के बाद भी अभी तक कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया, उसको कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दे देगी। विद इन 24 आवर्स, आदेश देने के साथ ही 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए। क्लियर है इतनी बात? उसके लिए कौन सी रिट जारी होगी, हेबियस कॉर्पस। समझ आ गई इतनी बात? किस कंडीशन में? हाँ जी बताइए। नहीं करेगा, अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी होगा तो कोर्ट उसके खिलाफ वारंट जारी कर देगी गिरफ्तार करने का। ठीक है ना, यानी कि जिस भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, मथुरा पुलिस है, मथुरा की पुलिस का कोई थाना है, उसने किया है, अब कोर्ट ने उसको ऑर्डर जारी कर दिया, वैसे वो उन्होंने किया नहीं था, तो कोर्ट ऑर्डर जारी करेगी कौन सी रिट के तहत, हेबियस कॉर्पस रिट जारी करेगी। और उस रिट को जारी करने के बाद विद इन 24 आवर्स उनको पेश करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद उनके खिलाफ क्या हो जाएगा, वारंट जारी हो जाएगा, यानी कि उनको खुद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्लियर है? अब आती है बात मैंडेमस। मैंडेमस क्या बात करता है? मैंडेमस का बात होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पा रही होती है, तो ऐसे में जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी है, दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकती है, आदेश दे सकती है कि तुम ये काम करो, अगर वो अपनी कोई ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई सरकारी काम है, ठीक है, सरकारी काम कोई भी काम समझ लो कि उसका कोई गवर्नमेंट वर्क है जो वो कराने के लिए लगातार गवर्नमेंट ऑफिस जा रहा है, लेकिन उसका वो काम नहीं हो पा रहा है, तो आखिरकार में परेशान होकर, ये भी तो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ कि वो किसी गवर्नमेंट वर्क के लिए जा रहा है और वो काम उसका नहीं किया जा रहा है किसी भी रीजन की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में जब वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा तो वहां से कौन सी रिट जारी होगी, मैंडेमस, यानी कि अब वो सरकार को आदेश देंगे कि तुम ये काम करो जो वो नहीं कर रही है, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति का जिसका भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, उसके लिए मैंडेमस। फिर बात आती है प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन क्या बात करता है कि जो निचली अदालतें होती हैं, निचली जो कोर्ट्स होती हैं, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, इनके द्वारा अगर कोई इनमें कोई केस चल रहा है, ठीक है ना, कोई केस चल रहा है, कोई ट्रायल चल रहा है, अगर उस केस और ट्रायल को लेकर उनका वो राइट ही नहीं है, ठीक है ना, वो उनका एरिया ही नहीं है कि मतलब वो उस पर क्या कहते हैं कोई फैसला लें, ये या वो केस उनके क्या कहते हैं उसमें आता है, एरिया में आता है, ठीक है ना, अगर वो उनके एरिया में नहीं आता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो ऐसे केस पर रोक लगा सकती हैं, कि यानी कि वहां की कार्रवाई को, जो नीचे लोअर कोर्ट्स में जो भी केस चल रहा है उसको रोक लगा सकती हैं, उस पर रोक सकती हैं वहीं की वहीं, यानी उसको अपने पास ले सकती हैं कि अब हम इस पर सुनवाई करेंगे, इसको ये जो निचली अदालतें हैं जहाँ वो केस चल रहा था वहां नहीं चलेगा। क्लियर है? इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझ लो कि किसी का केस लोअर कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उसे काफी लंबा समय हो गया है, क्या हो गया है, काफी लंबा समय हो गया है, तो उसको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, तो ये राइट टू जस्टिस भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, राइट टू जस्टिस की हमें न्याय मिलना चाहिए, तो वो जो उसे नहीं मिल पा रहा है, उसे बहुत लंबा समय लग गया है किसी केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। उस केस में कौन सी रिट जारी होगी, प्रोहिबिशन, यानी कि वो लोअर कोर्ट में क्या कर देंगे, स्टे लगा देंगे उस पर जो भी ट्रायल चल रहा है, और उसको अपने पास ले लेंगे और खुद उसकी सुनवाई करेंगे। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है, कोई भी बात हो सकती है जहां पर भी अपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जरूरी लगता है कि ये केस सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना होकर के उनके पास आना चाहिए, वो सुनवाई करेंगे, तो वो डायरेक्ट अपने पास ट्रांसफर करा सकते हैं उस केस को, और उसको कराने के लिए वो कौन सी रिट जारी करेंगे, प्रोहिबिशन। फिर आती है सर्टियोरेरी। कौन सी? सर्टियोरेरी, उत्प्रेषण। सर्टियोरेरी क्या बात करती है, यानी कि यही लोअर कोर्ट्स में चल रही किसी भी कार्रवाई, कोई भी केस में कोई ऑर्डर पास हुआ है, यानी कि वो फैसला दे दिया, कोई भी डिसीजन आया है, कोई भी जजमेंट आया है, लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट, फाइनल जजमेंट दे दिया गया है, तो जो अपर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो जरूरत पड़ने पर उस जजमेंट को रद्द कर सकती हैं, बिल्कुल रिजेक्ट कर सकती हैं, यानी कि वो जो उन्होंने डिसीजन दिया है वो माना नहीं जाएगा, उसको डिसॉल्व कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं, रिजेक्ट कर सकती हैं उस डिसीजन को, उस जजमेंट को। तो अगर ऐसे किसी लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी जजमेंट को उन्हें रिजेक्ट करना है, अगर जरूरी लगता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, तो वो कौन सी रिट जारी करेंगी, सर्टियोरेरी। कौन सी? सर्टियोरेरी, जिसके अकॉर्डिंग निचली जो अदालत है उनके द्वारा दिया गया फैसले को वो रद्द कर सकती हैं, खत्म कर सकती हैं। क्लियर है इतनी बात? फिर आता है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो क्या बात करता है, यानी कि किसी भी
पब्लिक पोस्ट पर जो व्यक्ति मौजूद है, किसी भी पब्लिक पोस्ट पर, ठीक है ना, वो कोई भी ऑफिसर हो सकता है, वो आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी ऑफिसर हो, जज हो, कुछ भी हो, वो कोई भी ऑफिसर हो, वो जिस पोस्ट पर है, ठीक है ना, जिस पोस्ट पर वो है, अगर वो उस पोस्ट पर होने का अधिकार रखता है, अधिकार का मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशन से हो सकता है, किससे हो सकता है, क्वालिफिकेशन से, अगर वो उसकी क्वालिफिकेशन रखता है, वो उसका अधिकार है उस पोस्ट पर रहने का, तो ही वो रह सकता है। अगर उसका अधिकार नहीं होता और ऐसा कोई व्यक्ति उस पोस्ट पर मौजूद है, तब ऐसे केस में कोर्ट उसको हटाने के लिए जो रिट जारी करेगी वो कौन सी होगी, क्यू वारंटो। कौन सी होगी, क्यू वारंटो। यानी कि कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर है और वो उस पोस्ट पर रहकर फैसले जो ले रहा है वो अपनी से ऊंची पोस्ट के ले रहा है या अपनी से नीचे पोस्ट के ले रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि जो उसकी पोस्ट नहीं है उस पोस्ट के भी, यानी कि अपने दायरे से बाहर जो उसका वर्किंग एरिया है, जो उसकी पावर्स हैं, अपनी पावर से बाहर जाकर दूसरी कंडीशंस में वो डिसीजन ले रहा है, दूसरी पावर्स, दूसरों की जो डिसीजन है, जो दूसरों की पावर है डिसीजन लेने की, वो डिसीजंस वो खुद ले रहा है, तो वो किस अधिकार से ले रहा है, ये कोर्ट आदेश जारी करके पूछ सकती है कि तुमने ये जो डिसीजन लिया है ये किस हैसियत, किस उससे लिया है पोजीशन से, तुम तो उस पोस्ट पे हो ही नहीं, तो तुम ये डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई व्यक्ति अपनी पोस्ट किसी दूसरी पोस्ट की डिसीजन लेता है, तो वो जिस अधिकार से लेता है उस अधिकार को पूछने के लिए रिट जारी करती है कोर्ट। यानी एक तरीके से वो जो डिसीजन लिया है उसको वो रिजेक्ट करती है, क्योंकि वो उसके दायरे में नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गई है पांचों ने किस कंडीशन। बात सही और गलत की नहीं है, बात ये है कि बात सही और गलत तो यहाँ पे ये हो गई ना कि तुमने किस पावर से लिया, तुम्हारी वो पावर ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई किसी एक पोस्ट पर होगा, किसी दूसरी पोस्ट की पावर्स का यूज करते हुए कोई डिसीजन लेता है, तो वो किस हैसियत से ले रहा है, वो तो उसके लिए अपॉइंट ही नहीं हुआ है ना, वो उसका अधिकारी नहीं है, उस पर वो राइट ही नहीं है जो वो डिसीजन ले सके। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब ये क्यू वारंट जारी की जाती है। क्लियर है, कुछ नहीं, उनको आदेश दे दिया जाता है, ये रिट जारी करी जाती है कि तुमने ये जो काम किया, उनसे पहले सवाल पूछा जाता है और वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब देंगे कि मैंने इस तरीके से इन पावर्स का यूज किया है, इस राइट से, ये इस राइट से मैंने इन पावर्स का यूज किया है, तो ठीक है। अगर तुम सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाता है वो जिसके लिए रिट जारी हुई है, यानी कि और उसको वो जो डिसीजन उसने लिए हैं वो नहीं माने जाएंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे साथ में। क्लियर है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग ये 5 रिट जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। क्लियर है, यहाँ पे आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इजी भाषा में मैंने तुम्हें बता दिया था कि हमारे जो अभी तक तो हमने पांचों फंडामेंटल राइट पढ़े हैं उनके वायलेशन होने की कंडीशन में हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करता है। और ये 5 रिट उनमें सुप्रीम कोर्ट हम जब जाते हैं तो जिस तरीके की भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा होता है उसी तरीके में से कोई एक रिट जारी होती है जैसी उसमें जरूरत होती है। यही रिट है ये जो मैंने लिखाई है, यही तो समझाए। मैंडेमस परमादेश आदेश जारी कर सकती है वो, यानी कोई गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पा रही है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो कोर्ट उनको ऑर्डर दे सकती है उनकी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को फुलफिल करने का। क्लियर है, पॉज कर दो। देखिए अब ये इतनी चीज तो हो गई, इतनी बात हमने कर ली। अब इसके बाद इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने इस फंडामेंटल राइट को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 को इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताया है। क्यों बताया है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उन्होंने कहा है कि इसके बिना जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंगलेस यानी कि इस आर्टिकल के बिना, इस फंडामेंटल राइट के बिना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब जिस देश की सिटीजन के पास ये राइट होगा कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर उन फंडामेंटल राइट्स को वो इंप्लीमेंट करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के तहत, यानी कि वहां पर ज्यादा डेमोक्रेसी होगी और वहां के जो सिटीजन है उनके फंडामेंटल राइट्स ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट रहेंगे। ठीक है ना, और लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे भी। कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसको लेकर है, जिससे लोगों को ये उम्मीद है कि उनके जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोटेक्ट हैं, उनके जो कुछ मौलिक अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं। क्लियर है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम ही कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस पार्ट को, इस आर्टिकल 32 को या इस फंडामेंटल राइट को क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
उन्होंने इस पार्ट को क्या कहा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने। किसने कहा है ये बात? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। क्लियर है इतनी बात? उन्होंने इस पार्ट को क्या कहा है? हार्ट एंड सोल ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की हृदय और आत्मा कहा है उन्होंने से कि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारी संविधान की हृदय और आत्मा है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब बात करेंगे हम राइट टू प्रॉपर्टी की। हमारे 6 फंडामेंटल राइट हमने पढ़ लिए। जो हमारे 1978 से पहले 7वां फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, किस आर्टिकल में होता था? वो आर्टिकल 31 में। आगे चलकर 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया और कहां डाल दिया गया? पार्ट 12 में, अंडर लीगल राइट की कैटेगरी में, आर्टिकल 300A में। क्लियर है इतनी बात? आर्टिकल 33 क्या बात करता है? डिफेंस फोर्सेस की। किसकी? डिफेंस फोर्सेस की। और आर्टिकल 34 मार्शल लॉ की। अब ये बात मार्शल लॉ यानी कि जब कर्फ्यू वगैरह लग जाता है तो सेना का कानून लागू हो जाता है, ठीक है ना? आर्मी का लॉ एक तरीके से लागू हो जाता है। जब कर्फ्यू लगा दिया जाता है तो आर्मी छोड़ दी जाती है। ऐसी कंडीशन में डिफेंस फोर्सेस यानी कि जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे पुलिस हो, CISF हो, CRPF हो, ITBP हो, SSB हो, BSF हो, कोई भी हो, ये जब भी इनके जो पर्सनल है, डिफेंस जो पर्सनल है, वो जब भी ऑन ड्यूटी होंगे उनका कोई भी राइट टू फ्रीडम नहीं होगा। ये एक्सेप्शन है किसके? राइट टू फ्रीडम की। हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम सबको है, ठीक है, लेकिन सबको नहीं है। उसके एक्सेप्शन क्या है? डिफेंस फोर्सेस, जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनको ये राइट टू फ्रीडम नहीं मिलता है। और मार्शल लॉ जब लग जाता है तब भी कोई हमारा राइट टू फ्रीडम नहीं होता है। कर्फ्यू लगा हुआ है तो तुम्हारा कर्फ्यू में अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि तुम भाषण देने चले जाओगे। भाई कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू का मतलब ये है कि लोग घर पे रहें, ठीक है। अब उसमें तुम ये नहीं कह सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट है कहीं भी भाषण देने का, अपने विचार रखने का। बताया ना, हमारा फंडामेंटल राइट होता है 19(1) राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें कहीं भी भाषण देने की, बोलने की, भीड़ इकट्ठा करने की स्वतंत्रता है। तो वो मार्शल लॉ के टाइम पे नहीं कर सकते। तो मार्शल लॉ लगा हुआ है तो मार्शल लॉ में राइट टू फ्रीडम खत्म हो जाता है। और डिफेंस फोर्सेस जो है उनको भी राइट टू फ्रीडम जो है वो नहीं मिलता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये हो गए हमारे फंडामेंटल राइट पूरे। राइट टू प्रॉपर्टी 7वां होता था, मैंने बता दिया। 44th अमेंडमेंट के द्वारा उसे हटा दिया गया, 300A में डाल दिया, लीगल राइट पार्ट 12 में। क्लियर है? ये सभी फंडामेंटल राइट हो गए। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसिएबल है और बाउंडेड है। अब जस्टिसिएबल और बाउंडेड का मतलब क्या होता है? जस्टिसिएबल का मतलब ये बाध्य हो गए, इनका इम्प्लीमेंटेशन ना होने पर, वायलेशन होने पर हम इन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर लागू करा सकते हैं। क्लियर है? ये इस बात का मतलब होता है जस्टिसिएबल, यानी कि इनका वायलेशन होने पर, इनको फुलफिल ना होने पर इनको हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, ठीक है। और ये बाध्यकारी हैं, हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, गवर्नमेंट को हमें देने ही देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट इनको हमें देने से रोक नहीं सकती, ठीक है। तो जस्टिसेबल है और बाउंडेड है। क्लियर है इतनी बात? ये मतलब होता है इनका, यही होता है बाउंडेड मतलब बाध्य हैं, गवर्नमेंट को देने ही देने पड़ेंगे। और जस्टिसेबल यानी कि इनको हम लागू करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जाके। क्लियर है इतनी बात? तो ये था हमारा पूरा फंडामेंटल राइट का टॉपिक, जिसमें हमने सारे फंडामेंटल राइट समझे। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन 25 to 28 और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 and 30। फिर राइट टू प्रॉपर्टी जो हटा दिया आर्टिकल 31 में। फिर जो हमने पढ़ा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। जो हमारे बचे हुए पिछले जितने भी 5 फंडामेंटल राइट है उनका वायलेशन होने पर हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहता है, ठीक है। और उसी वो एक ऐसा पार्ट है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया है। उन्होंने कहा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पूरे संविधान की सबसे महत्व रखने वाली चीज है, सबसे महत्व रखने वाला आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है। उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं होगा तो पूरा संविधान अर्थहीन हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए उन्होंने उसको कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि तुम उस बात का मतलब खुद अपने लेवल से भी समझ सकते हो कि वो एक ऐसा आर्टिकल है जो हमें हमारे साथ कुछ भी गलत होने पर सुप्रीम कोर्ट जाकर उसे लागू कराने की बात करता है। अगर वो नहीं होगा तो हमारे साथ कुछ भी गलत होता रहे, हम कभी भी उसके खिलाफ जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। मतलब कुछ भी अन्याय होता रहे हमारे खिलाफ, लेकिन हम उसके अगेंस्ट में कुछ
भी नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास ये फंडामेंटल राइट नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की।